वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. ज़रा इमेजिन करो कि आप अपनी फैमिली से और दोस्तों से बहुत दूर परदेश में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आए हो। एक अनजान मुल्क, एक अनजान शहर, जहां आपकी सपोर्ट सिर्फ आपके हाउसमेट्स हैं, जिनके साथ आप रहते हैं और जो आप ही की तरह पढ़ाई और जॉब्स में मसरूफ़ रहते हो। फिर अचानक आप जिस घर में रहते हो वहाँ आपको रोने की आवाज़ें आने लगें। आपको हर पल महसूस हो कि कोई आपके आसपास से गुजरा हो। आप जब सोने लेटो तो जैसे बिस्तर पे आपके साथ कोई लेट गया हो। आप जब अपने दोस्तों को ये बताओ तो आपको पता चले कि वो आपके दोस्त हैं ही नहीं, बल्कि जिसके बारे में बता रहे हो वही मखलूक हो, वही जो इंसानों में से नहीं है। इसके बारे में जानने के लिए आज की स्टोरी एंड तक ज़रूर सुनना। आज की कहानी बहुत खौफनाक है, इसे मिस मत करना। ये एक यूके के घर की है जहाँ पे कुछ लड़के रहते थे और उनके बकौल वहाँ कोई असरात थे। आज की कहानी मिस मत करना। आज का वाक़या बहुत खौफनाक है और आपको डरा देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल द डार्क शैडोज़ बाय RHL। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होगे, खुश होगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हर मुश्किल से आपको महफूज करे और हर आफत से आपकी हिफाजत फरमाए। मेरा नाम है RHL और मैं हर वीक आपके लिए नई खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेकर आता हूँ जो आप ही लोगों की होती हैं। आप मुझे सेंड करते हो और मैं उन्हें अपने चैनल पे आपके नाम से शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपके पास भी हॉरर स्टोरीज़ हैं जो आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पे सुनाऊं, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हो। मैं उन स्टोरीज़ को अपने चैनल के थ्रू शेयर कर दूंगा और वो और लोगों तक भी पहुंच जाएंगी। एक बात कहता चलूं कि आज की स्टोरीज़ को अकेले मत सुनना, बिल्कुल भी मत सुनना, क्योंकि आपके साथ कोई और भी हो सकता है जिसका आपको इल्म ना हो। तो ऐसी जगह चले जाओ जहां हुजूम हो और लोग भी हों। ये सच है कि ऐसी हॉरर स्टोरी सुनते वक्त इंसान अकेला नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम RHL, मेरा नाम ज़ुबैर है और मैं 2003 में यूके आया था और ये मेरी पढ़ाई का पहला साल था। हम 6 दोस्त एक साथ ही आए थे यूके अपनी हायर स्टडीज़ करने। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ एक घर में रहता था जहां हम 8 लड़के रहते थे। उनमें से 2 तो हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में सीनियर थे। ये एक पुराना घर था जिसके 6 कमरे थे। आगे वाले पोर्शन में 4 कमरे थे और पीछे एक ग्रैनी हाउस जैसा पोर्शन था जहां 2 कमरे थे। कुछ ख़ास कंडीशन नहीं थी इस घर की और ये हमेशा से ही स्टूडेंट्स को रेंट पे दिया जाता था ताकि इसकी रेनोवेशन वगैरह ना कराई जा सके। इस घर में एक बड़ा सा शेड भी था जहां ओनर का पुराना सामान पड़ा था और शायद हमसे पहले रहने वालों का भी एबंडेंट सामान था। ये हमारे लिए भी स्टोर रूम जैसा ही था जहां हम अनयूज सामान, अपनी बाइक्स वगैरह रखते थे। यहाँ पे अक्सर हम 1 टिप क्रिकेट भी खेलते थे क्योंकि इस शेड में इतना सामान होने के बाद भी काफ़ी जगह थी। हम लोग कुकिंग वगैरह फ्रंट पोर्शन में करते थे और वहीं पे बैठक भी लगती थी। घर का माहौल बहुत ही फ्रेंडली था और बहुत वेलकमिंग था। बहुत लोगों का आना जाना था। हमारे दोस्त और जानने वाले और कम्युनिटी के काफ़ी लोग अक्सर यहाँ बैठक लगाते थे। हमारा घर जैसे एक तफरी पॉइंट था यूके जैसे मुल्क में। घर का दरवाज़ा खुला ही रहता था। हम मेन डोर लॉक कर देते थे मगर गैराज वाला डोर खुला रहता था जिससे कोई भी लॉन्ड्री वाली साइड से अंदर आ सकता था और वहीं से पीछे वाले एरिया में भी जाया जा सकता था। क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स थे और साथ जॉब्स भी करते थे तो सबके टाइमिंग्स अलग अलग थे, इसीलिए गैराज वाले डोर हम हमेशा खुला रखते थे। फिर एक रोज़ किसी के रेफरेंस से हमारे घर में एक लड़का रहने आया। उसका असल नाम तो मैं नहीं बता सकता मगर उसको मैं सुहेब कहूँगा क्योंकि इस नाम से उसका नाम मिलता जुलता है।
वो बहुत ही लाइवली लड़का था और उसके साथ काफ़ी तफरीह आती थी। हमने उसे पीछे वाले सेक्शन में रखा था जहाँ पे आतिफ हमारा एक दोस्त रहता था। मगर सुहेब में एक चीज़ अच्छी नहीं थी, वो यूके आके यहाँ की रंगीनियों में पड़ गया था। ड्रिंकिंग करता और काफ़ी और भी ख़राब हरकतों में पड़ गया था। हम अक्सर उसे समझाते थे कि भाई यहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ाई कर लो, किन चक्रों में पड़ गए हो। मगर वो बात को तफरीह में टाल देता था कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, सुधर जाएंगे जब सुधरने का वक्त आएगा। तो फिर तकरीबन उसके आने के 3 या 4 महीने बाद अजीब सी चीज़ें होने लगीं उसके साथ। एक दिन आतिफ ने बताया कि यार सुहेब रात में कमरे में रो रहा था। मैं गहरी नींद में था, पर उसके रोने की आवाज़ से मैं उठ गया, पर मैं उसके कमरे में नहीं गया। जब वो उठे तो उससे पूछना कि सब खैरियत तो है। जब सुहेब सो के उठा और फ्रंट साइड पे आया तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो परेशान हो या रोया हो। वो वैसा ही लाइवली था जैसा हमेशा होता था, बिल्कुल तफरी। लग ही नहीं रहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम हो या परेशानी हो। आतिफ ने उससे पूछा कि सुहेब तुम रात में रो क्यों रहे थे? तो उसने जवाब दिया कि मैं कब रो रहा था, मैं तो गहरी नींद सो रहा था। आतिफ हैरान हुआ और कहा कि मुझे तुम्हारे कमरे से रोने की और सिसकियों की आवाज़ आ रही थी और मैं सोते से उठ गया था। पर सुहेब ने साफ इनकार कर दिया और फिर हम सब आतिफ का ही मजाक उड़ाने लगे कि तुम खुद ही रो रहे होगे या तुम्हें अब रोने वाला ख्वाब आने लग गए हैं। लेकिन ये रोने वाला सिलसिला फिर से हुआ। इस बार आतिफ उसके कमरे के बाहर कान लगा के सुनने लगा तो वो वाकई ही सिसकियों से रो रहा था। आतिफ ने सुबह उठ के फिर से पूछा कि तुम रो रहे थे, तो उसने फिर से इनकार कर दिया। हमने कहा कि भाई कोई परेशानी है तो बताओ, पर उसने साफ इनकार कर दिया कि वो रो ही नहीं रहा था। जब वो गया तो आतिफ ने कहा कि कसम से यार वो रो रहा था, मैंने खुद अपने कान लगा के सुना है। हम सब बहुत कंफ्यूज हो गए थे और आतिफ को कहा कि कहीं तूने भी तो पीनी शुरू नहीं कर दी। फिर ये रोने का सिलसिला रात में फिर हुआ। आतिफ फ़ौरन हमारे फ्रंट सेक्शन में आया और क्योंकि मैं असाइनमेंट्स की वजह से अक्सर रात में जागता था तो मुझे पीछे लेकर चला गया। तो वाकई उसके कमरे से रोने की आवाज़ें सिसकियों के साथ साफ आ रही थीं। मैंने आवाज़ को फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया। अगले रोज़ जब हमने उससे फिर पूछा तो उसने इनकार किया, तो हमने उसे रिकॉर्डिंग सुना दी। वो मना करता रहा और कहने लगा कि ये रोना उसका है ही नहीं और हम मजाक करना बंद करें, और थोड़ा नाराज़ भी हुआ और वहाँ से चला गया। अब ये हमारे लिए परेशानी की बात थी। एक तो वो रो रहा था और दूसरा वो मान ही नहीं रहा था। हम यही सोचते रहे कि पता नहीं उसे क्या परेशानी है जो वो छुपा रहा है। फिर ये रोना हर रात होने लगा। आतिफ रोज़ सुनता मगर अपने कमरे में ही बैठा रहता क्योंकि सुहेब उससे चिढ़ने लगा था। मगर आतिफ रोज़ बताता और रिकॉर्डिंग सुनाता कि देखो सुनो ये आज भी रोया है। एक रोज़ आतिफ, मैं और एक और लड़का हमने डिसाइड किया कि हम उसके कमरे की खिड़की जो कि उसके कमरे के बाहर थोड़ी ऊपर की तरफ थी उसमें से देखेंगे और उसके रोने की वीडियो बना लेंगे और फिर उसे दिखाएंगे। रात में जब फिर से उसके कमरे से रोने की आवाज़ आई तो आतिफ ने हमें मैसेज किया और हम चेयर्स लेकर बाहर उसकी खिड़की पे आ गए। बाहर उसके कमरे की खिड़की काफ़ी ऊंची थी तो हम चेयर पे ऊपर चढ़ के भी देख नहीं सकते थे। तो हमने बगैर देखे फ़ोन को ऊपर किया और वीडियो रिकॉर्ड कर ली। हमने जब वीडियो देखी तो सुहेब अपना सर अपनी गोद में रख के रो रहा था। हम टेंशन में आ गए कि ये हमसे बात क्यों छुपा रहा है। अजीब ख्यालात आने लगे दिल में कि कहीं होम सिकनेस तो नहीं हो रही, घर तो याद नहीं आ रहा, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है। हम इस परेशानी में फ्रंट एरिया में आए। सोचा कि चाय बनाते हैं और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। हमारे तीसरे दोस्त ने चाय का पानी रखा तो फ्रंट डोर अनलॉक हुआ और हम देखते हैं कि सुहेब बाहर से आ रहा है। हम सब हक्का बक्का हो गए। सुहेब बाहर गया कब? अभी तो हम उसकी वीडियो बनाकर आए हैं। हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। हम ये सोच ही रहे थे कि सुहेब बगैर कुछ बात किए पीछे जाने लगा। हमने उसे रुकने का कहा तो उसने कहा यार मैं फ्रेश होकर आता हूँ और मेरे लिए भी चाय बना दो। हम बहुत शॉक थे और बहुत घबरा गए थे कि अगर सुहेब बाहर था तो उसके कमरे में कौन रो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सुहेल भाई जो हम में बड़े थे टैक्सी की शिफ्ट ख़त्म करके आए। हमने उनको सारी बातें बताईं
उन्होंने परेशानी में कहा कि भाइयों, मुझे तो ये कोई आसेब वाला मामला लग रहा है। और फिर खुद ही कहने लगे, यार 2 साल मुझे हो गए यहाँ, मगर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जब सुहेब फ्रेश होकर आया तो हमने उससे इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझी और इस मामले से सुबह डील करने का सोचा और चाय पीकर सोने चले गए। मगर आतिफ मेरे साथ कमरे में ही आ गया क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। फिर सुबह अचानक से एक हंगामा बरपा हो गया। सुहेब गुस्से में हमारे कमरे में आया और कहा कि तुम लोगों ने मेरी वीडियो क्यों बनाई। हम आधी नींद में उठे और एकदम शॉक्ड रह गए कि इसे कैसे पता चला। हमने तो इससे कोई बात ही नहीं की वीडियो के बारे में, और ये तो सर अपनी गोद में रख के रो रहा था, तो इसे कैसे पता चला, और ये तो हमारे सामने बाहर से भी आया था। सोहेल भाई भी नींद से उठ के आ गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब घर में चीखों पुकार से उठ गए। हमने सोहेब को काम करने की कोशिश की पर वो तो जैसे काबू से बाहर हो गया था। हमने उसे समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की जो रात में हुआ, पर वो गुस्से में दरवाज़ा पटक के घर से बाहर निकल गया। घर में एक बहुत टेंशन का माहौल हो गया। ऐसा घर में पहले कभी नहीं हुआ। सब बहुत गुस्से में थे। एक तरफ आतिफ कह रहा था कि मुझे पीछे नहीं रहना, और दूसरी तरफ सोहेल भाई कहने लगे कि सुहेब को बोलो अपना अलग इंतज़ाम कर ले, और सब के अपने अपने मशवरे शुरू हो गए। हमने सबसे पहले आतिफ का मामला हल करने का सोचा कि इसका सामान तो पीछे से लेकर आएं और इसे आगे किसी के रूम में शिफ्ट करें। पर जब हम उसका सामान पीछे उसके कमरे से लेने गए तो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। सुहेब वॉशरूम में ब्रश कर रहा था। ये हम क्या देख रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हंसते हुए पूछा कि इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम लोग। हमने कोई जवाब नहीं दिया और आतिफ के कमरे में उसका सामान पैक करने चले गए। सुहेब जब ब्रश करके आया तो आतिफ से पूछने लगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से पूछा तो मैंने कहा कि फ़ौरन फ्रंट वाले हिस्से में आओ, हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो परेशान हमारे पीछे फ्रंट वाले एरिया में आया तो सोहेल भाई उस पे बरस पड़े और उसे रूडली कहा कि सब तुम्हारे रवैये की वजह से बहुत परेशान है, तुमने घर का माहौल बर्बाद कर दिया है। उसने कहा कि कौन सा रवैया। सोहेल भाई ने उससे सुबह वाला वाक़या बताया तो वो डिनाई करने लगा, कस्में खाने लगा कि वो तो उठा ही नहीं और सो रहा था। लेकिन हम में से किसी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वो उदास पीछे चला गया। वो अलग कंफ्यूज और हम अलग कंफ्यूज थे। शाम में हमने सोचा कि सोहेब को पीछे से बुलाएं और इन सब चीज़ों को क्लियर करें, क्योंकि सुबह कुछ ज़्यादा ही तमाशा हो गया था। जब हम उसे बुलाने पीछे गए तो हमें फिर से रोने की आवाज़ें आईं, पर इस बार सोहेब के कमरे से नहीं बल्कि शेड से। हम शेड की तरफ गए और उसे खोला, पर शेड में कोई भी नहीं था और शेड खोलते ही रोना बंद हो गया। हमने शेड बंद किया और फ्रंट की तरफ भागे और लॉन्ड्री के गेट के पास आके खड़े हो गए और वहाँ से शेड को देखने लगे कि यार ये क्या है भाई, वहाँ कौन रो रहा था। पर एकदम शेड का दरवाज़ा खुला और हम देखते हैं कि वहाँ से सोहेब निकला और शेड की दूसरी साइड पे से पीछे चला गया। बस ये होना था और हम अंदर भागे और सबको जाके बताया। पूरे घर में यही बातें होने लगीं कि उस पे असरात का मसला है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी, क्योंकि हमने जब शेड देखा था तो वहाँ कोई भी नहीं था और फिर सोहेब निकला। बहुत अनयूजुअल था ये। कोई तो ये भी कहने लगा कि सोहेब का मेंटल मसला है, पर अल्लाह जानता है कि हमारे घर में ये सब क्या हो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ने लगीं। सब ने सोहेब से किनारा कशी कर ली थी। सोहेब अक्सर पीछे से आता और जो चीज़ उसे चाहिए होती वो फ्रंट वाले एरिया से लेता और चला जाता। कोई उससे बात नहीं करता या शायद उससे डरता। हम खाना खाने बैठते तो हमें ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई हमारे किचन से भाग के गया हो। प्रॉपर कदमों की आवाज़ें आती। सोहेब पीछे अकेला ही रहता और अब उसका रोना चीखों में बदलने लगा और इतनी ज़ोरदार चीखें कि एक रोज़ हमारे घर में नेबर्स की कंप्लेन की वजह से पुलिस भी आ गई। हमें दो सोहेब नज़र आते। वो कभी गैराज डोर से बाहर से आते हुए नज़र आता तो थोड़ी ही देर बाद शेड से निकलते हुए। कभी जब हमें पता होता कि वो घर पे नहीं है तब भी हमें पीछे वाले एरिया में सोहेब जैसा कोई नज़र आता। अब कोई भी पीछे या शेड में नहीं जाता था। अब घर में और वर्स होने लगा। एक रोज़ हम सब खाना खाने लाउंज में बैठे थे
तो अचानक से सुहेब आया पीछे से। उसने पानी पिया और गिलास जोर से ज़मीन पे मारा और गिलास तोड़ के पीछे चला गया। हम में से कुछ लड़के उससे कन्फ्रंट करने उठे तो सोहेल भाई ने रोक दिया कि तुम्हें पता है वो सुहेब ही था या कोई और। घर में मूव होने की बातें चलने लगीं। कोई कहता कि उसे निकाल देना चाहिए तो कोई कहता कि हमें चले जाना चाहिए इस घर से, ये घर आसेब ज़्यादा है। पर ये सब बातें हम घर से बाहर करते क्योंकि ये बातें घर में करते हमें डर लगता। एक रोज़ दोपहर को हम सब साथ बैठे थे तो हमें लगा कि सुहेब बाहर से आया है, तो सोहेल भाई फ़ौरन उठे और सुहेब को बुलाकर लाउंज में ले आए। मौका देखकर उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें मूव हो जाना चाहिए क्योंकि घर में कोई भी कंफर्टेबल नहीं है तुमसे, और वैसे भी घर में हम बहुत लड़के रहते हैं और ये घर छोटा पड़ता है। तो उसने कहा कि वो खुद भी मूव होने के लिए घर ढूंढ रहा है और मिलते ही वो यहाँ से चला जाएगा। और ये कहकर चला गया कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम सबको मुझसे क्या प्रॉब्लम हो गई है। फिर उस रात जब हम सब अपने अपने कमरे में थे तो उस रात ज़ोर ज़ोर से लॉन्ड्री का दरवाज़ा कोई पीटने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से। हम घबरा के उठे कि कहीं सुहेब तो नहीं, पर हमारी लॉन्ड्री का दरवाज़ा लॉक नहीं होता था। हम फ़ौरन लॉन्ड्री गए और दरवाज़ा खोला तो पीछे कोई नहीं था और सुहेब के एरिया में भी लाइट्स ऑफ थी। वो या तो घर पे नहीं था या सो रहा था। हमने डर के दरवाज़ा बंद कर दिया और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो फिर से कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। हम बहुत खौफज़दा हो गए थे। सोहेल भाई ने फिर से दरवाज़ा खोला और गुस्से से कहा कि कौन है, तो कोई भी नहीं था। उन्होंने लॉन्ड्री का दरवाज़ा खुला रखा और सबको कहा कि दुआएं पढ़ के सब अपने कमरों में चले जाओ। हम दुआएं पढ़ के अपने कमरे में चले गए तो थोड़ी देर बाद लॉन्ड्री का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से बंद कर दिया और फिर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ें आने लगीं। इस बार हम में से कोई भी नहीं गया और लॉन्ड्री का दरवाज़ा पूरी रात ज़ोर ज़ोर से बजता रहा। अब किसी को भी घर में नहीं रहना था और सुबह होते ही सब अपना अपना इंतज़ाम करने में लग गए। पर इससे पहले कि हम कुछ और करते, उस रोज़ वो हुआ RHL जिसका आपको बताते हुए भी मुझे बहुत खौफ आ रहा है। हमने चाय बनाई हुई थी और पीने के लिए लाउंज में ही बैठे हुए थे और यही डिसाइड कर रहे थे कि कौन कहाँ कहाँ जा रहा है और एजेंट को किस तरह बताना है घर की लीज ब्रेक करने का, कि अचानक सुहेब भारी कदमों के साथ पीछे से आया और गुस्से से दरवाज़ा खोला और आते ही चाय का कप एक लड़के के हाथ से छीनकर उसके ऊपर फेंक दिया। गरम चाय उसकी गर्दन पे गिरी और वो जल गया। हम सब ने उसको पकड़ लिया, पर वो था कि इतने लड़कों के काबू में ही नहीं आ रहा था। बहुत वायलेंट हो रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से भारी सांसें ले रहा था और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी हो गई थी। वो भारी आवाज़ में चीखने चिल्लाने लगा और जो हाथ में आता हमें खींच कर मार देता। हम सब घर से बाहर भागे और एक हंगामा मच गया घर के बाहर। वो चीज़ें खींच के फेंकता, कोई उसको पकड़ता, काबू करने की कोशिश करता, पर वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। चीखों पुकार की वजह से नेबर्स निकल कर आ गए और उन्होंने पुलिस कॉल कर दी। पुलिस आई और उन्होंने सुहेब को काबू करके अरेस्ट कर लिया। मामला बहुत बढ़ गया था क्योंकि उसने एक लड़के को चाय फेंक कर जला दिया था और वो पुलिस से भी काफ़ी उलझ रहा था, पर वो उसे ले गए। हमने पैरामेडिक्स कॉल की और उस लड़के को हॉस्पिटल भेज दिया और पुलिस को अपना अपना स्टेटमेंट दिया। हमारे घर की रौनकें ख़त्म हो गई थी। हम एक एक करके सब इस घर से मूव हो गए, पर सुहेब के जाने के बाद कोई ख़ास पुरअसरार वाक़या नहीं हुआ था। पर हमें पीछे वाले एरिया से अक्सर किसी के भागने की और चलने की आवाज़ें आती थीं। बहुत खौफ आता था, तो वहाँ कभी भी कोई नहीं गया। सोहेल भाई और मैंने सुहेब के पेरेंट्स को पाकिस्तान फ़ोन करके सब कुछ बता दिया, तो उसके वालिद और मामू उसे लेने UK आ गए थे। सुहेब को हॉस्पिटल में रखा था और उसे बाइपोलर डिक्लेयर कर दिया था, पर अल्लाह जाने वो असरात थे या वो वाकई बाइपोलर था। कुछ न कुछ करके उसके वालिद और मामू उसको पाकिस्तान वापस ले गए। सुहेब के बारे में आखिरी हमने यही सुना है कि अब वो सही है, उसका रूहानी इलाज भी हुआ था। अब ये बात हमें नहीं पता कि ये मसला उसके साथ पाकिस्तान से ही था या यहाँ पे वो किसी के असर में आ गया था, क्योंकि उसकी हरकतें यहाँ आके सही नहीं रही थीं। तो शायद उसने अपने आप को नापाक चीज़ों के लिए आसान टारगेट बना लिया था। पर इस सब के बाद वो घर अब आसिफ ज़दा हो गया था।
अस्सलाम वालेकुम आरएचएल, मेरा नाम समी है और मैं यूके में रहता हूँ। ये वाक़या तब का है जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और मैं यूके में टैक्सी चलाता था। हम 6 दोस्तों ने एक ही जगह मूव होने का सोचा क्योंकि हम पाकिस्तान में भी एक ही मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते थे। हम में से कुछ लोग स्टूडेंट्स थे तो कुछ अपनी पढ़ाई ख़त्म करके यूके में अपना स्टे किसी न किसी तरीके से बढ़ाने में लगे हुए थे। तो हम कोई ऐसा घर ढूंढ रहे थे जो बड़ा हो, कम रेंट हो और वहाँ हम एक साथ रह सकें। तो हमें ये घर साउथ लंदन में मिला जो कि पुराना था पर काफ़ी बड़ा था और हम लोगों के लिए बहुत आइडियल था क्योंकि इसमें 6 कमरे थे और हम भी 6 लड़के थे। हम सब यहाँ मूव हो गए और अपनी अपनी लाइफ में मगन हो गए। मैं 3 और लड़कों के साथ आगे वाले हिस्से में रहता था और मंसूर और एहसन पीछे वाले ग्रैनी हाउस में रहते थे। शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। रेंट भी कम था और एरिया भी बहुत बड़ा था। हमारी गाड़ियाँ और टैक्सीज पार्क करने के लिए भी बहुत जगह थी। पर फिर आहिस्ता आहिस्ता अजीब व गरीब वाक़यात शुरू हो गए। हम सब की तबीयतें बहुत भारी रहने लगीं। हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि सीने पे कोई बोझ हो और ये सब फील करते थे। सबको डिप्रेशन रहने लगा। हालांकि हमें कोई परेशानी नहीं थी, सब अच्छा कमा भी रहे थे, पर हमेशा एक टेंशन सी महसूस होती थी और एक बोझ सा महसूस होता था और घबराहट रहती थी। फिर ये घबराहट खौफ में बदलने लगी और हैरत की बात यह थी कि जब भी हम साथ बैठते तो सब यही कंप्लेन करते कि यार पता नहीं घबराहट क्यों होती है, यहाँ परेशानी क्यों रहती है। फिर एक रोज़ मैं रात भर टैक्सी चला के घर आया और थकन की वजह से चेंज किए बगैर अपने कमरे में जाकर सो गया। थकन इतनी थी कि नींद भी सही से नहीं आ रही थी और बहुत बेचैनी थी। तो जैसे मैं थोड़ी गुनूदगी में होऊंगा, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे बेड पे जंप किया हो और फिर बेड से उतरा और दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया। मैं बहुत क्लीन स्लीपर था तो मेरा बेड वगैरह हमेशा सही से सेट होता था, पर मैं जब सोकर उठा तो मैंने देखा कि बेड शीट दूसरी साइड से ख़राब हुई थी और दरवाज़ा भी खुला था, जबकि मैं दरवाज़ा बंद करके सोया था। मैंने बाहर जाके सबसे पूछा कि कोई मेरे कमरे में तो नहीं आया, तो सब ने मना कर दिया कि कोई भी नहीं आया था। मैंने इस बात को उस वक्त ज़्यादा नहीं सोचा और यही सोचने लगा कि शायद मैंने थकन की वजह से ख्वाब देखा हो। पर एक रात हमारा एक लड़का तैयब स्टोर से लेट नाइट शिफ्ट करके आया। ये सैटरडे नाइट थी तो सब अपने अपने कामों पे निकले हुए थे और घर में कोई नहीं था। वो वॉशरूम गया तो किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने जवाब दिया कि मैं अंदर हूँ, पर फिर किसी ने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा कि भाई वेट करो। थोड़ी देर बाद किसी ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी कि बाहर आओ। तो ये बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा कि यार पीछे वाला वॉशरूम यूज़ कर लो। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। वो वॉशरूम से बड़बड़ाता हुआ निकला तो देखता है कि कोई है ही नहीं। घर में कोई भी नहीं था और घर खाली था। उसने पूरे फ्रंट एरिया और पीछे वाले हिस्से में जाके देखा, पर घर पे कोई भी नहीं था। उस दिन पहली बार उसे बहुत खौफ आया, पर यही ख्याल अपने दिल में लाता रहा कि शायद किसी ने मजाक किया हो। जब हम घर आए तो उसने सबसे पूछा कि क्या हम में से कोई था, तो सब ने मना कर दिया कि हम सब तो कामों पे निकले हुए थे। उस दिन हम परेशानी साफ तौर पे उसके चेहरे पे देख सकते थे। फिर एक रोज़ रात में एक लड़का मंसूर से मिलने आया जो पीछे रहता था। उसने गैराज का दरवाज़ा खोला और वहीं गैराज के पास खड़ा हो गया। वहाँ से उसने मंसूर को कॉल की कि यार मैं तुम्हारे घर के गैराज पे खड़ा हूँ, तुम बाहर आ जाओ, कॉफ़ी पीने चलते हैं। मंसूर क्योंकि शिफ्ट पे था तो उसने कहा कि मैं बस शिफ्ट ख़त्म करके आ रहा हूँ, तुम वहीं वेट करो। वो लड़का वहीं गैराज के पास वेट करने लगा। फिर उसकी नज़र पीछे वाले हिस्से पे पड़ी तो वो देखता है कि मंसूर तो सर पे हाथ रखकर शीशे के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा है। उसे हैरत हुई कि जब मंसूर घर में है तो मुझे ये क्यों कहा कि मैं शिफ्ट ख़त्म करके आ रहा हूँ। उसने फ़ौरन मंसूर को कॉल मिलाई और पूछा कि तुम कहाँ हो। तो मंसूर ने कहा कि मैं रास्ते में हूँ। मंसूर क्योंकि घर में सबसे लंबा था तो उस लड़के ने कहा कि तुम्हारे साथ पीछे एहसन के अलावा कोई और रहता है जो तुम्हारी हाइट का हो। तो मंसूर ने कहा कि कोई भी नहीं रहता, बल्कि मेरी हाइट का तो घर पे कोई है ही नहीं। तो उस लड़के ने बताया कि तुम्हारी तरह कोई शख्स पीछे तुम्हारे एरिया में अपने सर पर हाथ रख के शीशे से टेक लगाए खड़ा है।
मंसूर ने कहा कि मैं बस आता हूँ, तुम वहीं वेट करो। उसे लगा कि शायद कोई चोर हो। वो लड़का वहीं खड़ा रहा, पर जब उसकी नज़र हटी तो वो पुरअसरार शख्स वहाँ से गायब हो गया था। मंसूर आया तो वो दोनों पीछे गए, पर वहाँ कोई नहीं था। उस लड़के ने कहा कि यार कसम से मैं यहाँ से हिला भी नहीं, यहाँ कोई तुम जैसा था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा कोई खड़ा था यहाँ पे। मंसूर ने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने ही दरवाज़ा अनलॉक किया है, कोई अंदर कैसे जा सकता है। शाम में जब सब साथ बैठे तो दोनों ने हमें यह वाक़या बताया। तैयब भी कहने लगा कि उसके साथ अजीब वाक़या हुआ, और फिर मैंने भी बताया अपने साथ होने वाला वाक़या। अब घर में 3 वाक़यात हो चुके थे जो बहुत पुरअसरार थे, पर सबकी यही सोच थी कि हर जगह कोई ना कोई मखलूक होती है। एज़ लॉन्ग एज़ वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही, हमें उससे डरना नहीं चाहिए और हमें घर में नमाज और ज़िक्र की पाबंदी करनी चाहिए। बस ये कहना था कि अब हमारे साथ ये वाक़यात बढ़ने लगे। अब रात में छत पे से आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई भाग रहा हो। शुरू में तो हम समझे कि शायद बिल्ली हो, पर वो आवाज़ बाकायदा किसी के चलने की और फिर भागने की थी। बिल्लियाँ ऐसी नहीं चलती जैसे हमें आवाज़ें आती थीं। रात को हम लोग अपना दरवाज़ा बंद करके सोते, पर सुबह दरवाज़ा खुला होता, चाहे लॉक ही क्यों ना लगा दो। पीछे शेड से हमें धम धम की आवाज़ें आने लगीं। हम जाके देखते तो शेड बिल्कुल खाली होता, पर हमें वहाँ पे हमेशा किसी न किसी की मौजूदगी महसूस होती। एक रोज़ हम खाना बना रहे थे तो खाना चूल्हे पे था। हम जब एक दूसरे से बातों में मगन हुए तो एकदम पीछे से खाने से भरा पतीला किसी ने फेंक दिया। पूरा खाना ज़मीन पे और पतीला दूर गिरा हुआ, जैसे किसी ने ज़ोर से उसे फेंका हो। शेड से भी एक अजीब खौफ आए, जैसे कोई वहाँ मौजूद हो। फिर एक रोज़ हमारे किचन के सिंक में हमें 3 छिपकलियाँ मरी हुई मिली। जितने बर्तन सिंक में थे हमने वो सब फेंक दिए। उसके अगले रोज़ फिर से 3 छिपकलियाँ मरी हुई मिली, हमने इन्हें भी फेंक दिया। इससे पहले हमें कभी छिपकलियाँ नज़र नहीं आईं, ना घर में और ना घर के आसपास। और ये सिंक में ही आके क्यों मर जाती हैं? कौन फेंकता था इन्हें? हम बहुत खौफज़दा हो गए थे। फिर तीसरे दिन भी यही हुआ। फिर से हमें सिंक में 3 छिपकलियाँ मरी हुई मिली। अब घर में सबका रहना बहुत मुश्किल हो गया था। हम मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उन्हें ये सब बताया, तो उन्होंने हमें दम वाला पानी दिया कि इसे घर के चारों कोनों में छिड़क दो। हम में से एक लड़के ने पानी को घर में छिड़कना शुरू किया, तो अब वो तीसरे कोने पे ही पहुंचा था कि किसी ने उसे ज़ोरदार धक्का दिया, जिससे वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पे गिरा और उसके हाथ से दम वाला पानी भी गिर गया। सब ने उसे धक्का लगते देखा था। ये होना था और हमने सोच लिया कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, हमें यहाँ से जाना होगा। सबसे पहले तो वो लड़का जिसे धक्का लगा था घर छोड़ के चला गया कि कहीं उसे और कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि उसने पानी छिड़का था। घर में कोई अकेला नहीं रहता। जब भी कोई जॉब वगैरह से वापस आता तो गाड़ी में ही वेट करता कि कोई आ जाए तो साथ अंदर जाएंगे, और घर में भी सब कम से कम रहने लगे। मैं एक रोज़ एक कम्युनिटी इवेंट में गया तो वहाँ ऐसे ही बात निकली कि अगर कोई बड़ा घर हो किसी की नज़र में तो हमें बताए। तो वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ और घर क्यों छोड़ रहा हूँ और मुझे किस तरह का घर चाहिए। तो जब मैंने उसे अपने घर के बारे में बताया तो उसकी जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। उसने कहा कि वो पहले इसी घर में रहता था जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ, और कहा कि जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे आसेब हैं और वो नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। बस हम सब ने बड़े घर का इंतज़ार नहीं किया और जहाँ जगह मिली वहाँ मूव हो गए। आज इस घर के बारे में हमें इतना ही पता है कि इसको रेनोवेट करवा के किसी फैमिली को दे दिया है, और उसके आगे हमें कुछ नहीं पता। तो ये थी आज की स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये दोनों स्टोरीज़ पसंद आई होंगी और ये एहसास हुआ होगा कि हमारी इस दुनिया में ऐसी और भी मखलूक मौजूद हैं जो हमारे आसपास होती हैं पर हमें पता नहीं होता, और इसका एहसास उन्हीं को होता है जिनके साथ इनका टकराव हो। अल्लाह हम सबको इन चीज़ों से महफूज रखे। आज की स्टोरीज़ मैं उन स्टूडेंट्स को डेडिकेट करता हूँ जो अपने घरों से बाहर किसी दूसरे मुल्क में हायर स्टडीज़ करने गए हुए हैं।
आपकी कुर्बानी और आपकी डेडिकेशन, इसकी कोई मिसाल नहीं। जिस तरह आप लोग अपने घर, फैमिलीज़ और कंट्री से दूर हो और मेहनत करते हो और कुर्बानियाँ देते हो, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इन कुर्बानियों का फल आपको ज़रूर दे और आप कामयाब हो जाओ और अपनी फैमिलीज़ और अपने मुल्क का नाम रोशन करो। दोस्तों, इन स्टोरीज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरीज़ पसंद करते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आप मुझसे कनेक्ट रहोगे और मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। स्क्रीन पे जो ईमेल एड्रेस आ रहा है उस पे आप मुझे अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हो। मैं आपकी स्टोरीज़ अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा और ये और लोगों तक भी पहुंच जाएंगी। अब मैं आपसे मिलता हूं अगली इंटरेस्टिंग और खौफनाक हॉरर स्टोरी में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।